नमस्कार, मैं अंबुज उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। 1952 में देश में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस के खिलाफ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां लड़ रही थीं। उसी में एक छोटा सा दल था जनसंघ, जिसे किसी ने उस समय तवज्जो नहीं दी। परंतु राजनीति के चौहद्दी पर जब उसी जनसंघ में से निकली बीजेपी ने आज हर किसी के दिल पर छाप छोड़ दी है, तो हर कोई आज जय भाजपा तय भाजपा जैसे नारे दे रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं जनसंघ और बीजेपी का संघर्षों के बाद शिखर तक पहुंचने का कैसा रहा सफर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार पर भारत के चुप रहने पर जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने का विरोध किया। इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1967 में भारतीय जनसंघ एवं दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और कांग्रेस को राज्यों में हार मिलनी शुरू हुई। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव कराने का फैसला किया, तो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर सभी कांग्रेसी विरोधी दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनाई गई। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 1 मई 1977 को हुआ। 1977 में छठी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। जनता पार्टी को 295 सीटें मिली। एक इमरजेंसी ला दी गई और हजारों लोगों को बंद कर दिए गए हमारे दलों के। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और जिनके हृदय में लोकतंत्र के लिए अटूट निष्ठा है, उन्हें सेवा करने का मौका दिया है। और आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। आंतरिक कलह के चलते 30 महीनों के भीतर ही जनता पार्टी का विघटन हो गया। कई पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया, तो मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जून 1979 में चौधरी चरण सिंह ने पीएम पद की शपथ ली। कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन का वादा किया, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस मुकर गई। नतीजा यह हुआ कि 1980 में फिर चुनाव कराए गए। 1980 का आम चुनाव भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी के नाम पर ही लड़ा गया। जनसंघ के साथ जनता पार्टी को महज 31 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस ने 353 सीटों के साथ सरकार बनाई। 7वीं लोकसभा की करारी हार ने भाजपा को जन्म दिया। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। और उसके बाद 1984 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिली। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1989 में बोफोर्स और अन्य मुद्दों के चलते भाजपा आगे बढ़ी, तब उसके पास 85 सीटें थी। 1989 में ही भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 1991 में मुरली मनोहर जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणी की रथ यात्रा से देश भर में भाजपा को समर्थन मिलने लगा। नतीजा ये हुआ कि 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 120 सीटें जीती। उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 161 सीटों पर जीत दर्ज की।
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, लेकिन बहुमत न होने के कारण महज 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 1998 में 181 सांसद जीतकर आए अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने। 13 महीने के अंदर फिर यह सरकार एक वोट से गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। और 1999 में फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 और 2009 लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देखने को मिली। मैं तो विदेश के लोगों को जानता हूं जो उन दिनों में मुझे बहुत मिलते थे। वो हमेशा कहते थे कि आपके यहाँ तो कोई संकट ही नहीं है, आप फिर से आएंगे पार्टी में, तो फिर से आएंगे सरकार में। और उस समय अगर हम न आए तो उसका कारण था अधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। उसके बाद राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। आप सबका सहयोग समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर के युग की समाप्ति हो गई। मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। अब भाजपा में मोदी युग। पार्टी का नेता ही नहीं, संगठन, चुनाव लड़ने का तरीका, सरकार चलाने का तौर तरीका, फैसले लेने और उन्हें शिद्दत से लागू करने की तत्परता पार्टी की नई पहचान बन गई है। बीजेपी अकेले या सहयोगियों के साथ सत्ता की उस ऊंचाई पर है जहां पहुंचने का उसके संस्थापकों ने कल्पना भी नहीं की होगी। और बीजेपी 2019 में दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। जनसंघ बनते समय जो उन नेताओं ने सपने देखे थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अमली जामा पहनाने का काम किया। कश्मीर से 370 हटाने से लेकर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने तक फैसला मोदी सरकार में हुआ है। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं तो अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसी तरह जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री। लेकिन तब और अब में एक बड़ा फर्क है। उस समय सहयोगी दलों का दबाव था, लेकिन मोदी युग में ऐसा नहीं है। मोदी की एक अपील पर पूरा देश एक पैर पर खड़ा होता देखा गया है और विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर दिख रहा है।